Hello everyone. If you are class 10 student and you are dreaming to score 500 out of 500, then this video is your roadmap. So grab your notebook and let's begin. So first thing first, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, एक इस तरीके का आपको पेपर लेना है जिसपे आपको लिखना है आपका एम, आपका ड्रीम 500 आउट ऑफ 500 एंड आई कैन डू इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बच्चों, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में विश्वास रखना है। मेरी बात मानो, अगर आप अपने आप में विश्वास रखोगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको ये लिख लेना है और अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो, अपनी नोटबुक के ऊपर चिपका दो जिसको आप रोज ओपन करते हो, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके सामने आपका एम होगा और आप रोज मोटिवेटेड फील करोगे। सेकंड थिंग, आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल इन द सेंस, आई नो कि आप लोग स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे दिन बैठ के पढ़ते रहें। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जिसमें कि आप मॉर्निंग में अगर 7 o'clock आपको स्कूल जाना है तो आप 5 o'clock मॉर्निंग में उठिए। 5 to 6:30 आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो कि डिफिकल्ट हैं, लाइक साइंस एंड मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल साइंस के आप आराम से 10 से 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस 1.5 घंटे में। माइंड सुबह सुबह बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो हमेशा ऐसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि उस समय वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स मॉर्निंग के लिए रखिए। देन यू विल गो टू द स्कूल। स्कूल में भी आपको फोकस करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता, उसी वक्त आप टीचर को एक बार के लिए एक्सक्यूज करिए और मेक श्योर कि आपको वहीं का वहीं वो टॉपिक समझ आ जाए। इट विल सेव योर टाइम एंड योर एनर्जी एंड योर एफर्ट ऑल्सो। सेकेंड थिंग, जो भी टाइम आपको गैप मिलता है बीच में, सपोज करो तुम्हें लंच ब्रेक में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, या फिर पीरियड चेंज में कोई बीच में टाइम मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई आपका फ्री पीरियड है, उसमें अपने आप से क्विज करिए। आप अपने साइड में जो आपके फ्रेंड बैठता है, आप लोग आपस में एक दूसरे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम सेव हो सकता है और आपका चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा एफर्टलेसली, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और जो इंटेलिजेंट टिप है दैट इज, आप लोगों को होमवर्क हो सके ना तो कोशिश करो वो स्कूल में ही हो जाए। ठीक है, बीच में कभी भी टाइम मिलता है, पीरियड चेंज में 10 से 15 मिनट लगते हैं एक टीचर को आने में, तो उसमें जो भी होमवर्क होता है उसको फटाफट कोशिश करो स्कूल में ही निपटा लो, ताकि घर में आके टाइम वेस्ट ना हो। नाउ ज्यादातर बच्चे अराउंड 2:30 घर आ जाते हैं। लेट्स से कि आप मैक्सिमम 3 o'clock भी अगर घर आते हो, तो 3 से 4 इट इज योर रेस्ट टाइम। इसमें आप रिलैक्स करो, खाना खाओ, और अगर आपको क्विक नैप चाहिए तो थोड़ा सा आप सो भी सकते हो, बट मेक श्योर वो आधे घंटे की स्लीप 2 घंटे में ना बदल जाए। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप 15 से 20 मिनट में फ्रेश हो सकते हो, देन क्विक नैप इज वेरी वेरी गुड। आप एकदम से फ्रेश महसूस करोगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप सो जाओगे तो बिल्कुल 2 घंटे से पहले तो कोई उठा नहीं सकता, देन प्लीज डोंट गो टू स्लीप, इट विल टोटली वेस्ट योर टाइम। ठीक है, चलो, तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू। आपको कैसे अपनी बॉडी को, आपको पता है कैसे मैनेज करना है, आप कैसे काम कर सकते हैं। आफ्टर दिस, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मींस कि देखो बच्चे, जो साइंस है, साइंस में बायोलॉजी, बायोलॉजी के डायग्राम्स बना के देखो। लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना लेबलिंग के लिए तो डायग्राम्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। बाई चांस कोई डायग्राम बनाने को आ जाए तो उसकी लेबलिंग के बिना उसके कोई मार्क्स नहीं होते। बट आजकल ज्यादातर डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं आते, बट यस लेबलिंग के लिए तो जरूर आते हैं। तो आप उसको अगर आप बनाओगे और फिर उसकी लेबलिंग करोगे तो आप उसको बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। डायग्राम्स पे फोकस करना है। बायोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं उनको लिख लिख के देखो 2 से 3 बार। वर्ड्स एग्जैक्ट एज गिवन होने चाहिए। इसके बाद आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे मेन फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के हैं, जो एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, वो भी एज इट इज आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के ही करने हैं। एंड फॉर केमिस्ट्री आई विल सजेस्ट यू, जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको एटलीस्ट
5 टाइम्स लिख के जरूर देखना, और ये रोज याद करनी पड़ती है बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एग्जाम से पहले बुक को खोलो और याद हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो केमिस्ट्री में अगर टॉप करना चाहते हो ना, मेक श्योर जितने भी इक्वेशन है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो एंड बैलेंसिंग करिए उसकी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगी आपकी साइंस बहुत ही इजीली प्रिपेयर्ड। और जब साइंस के आंसर लिखते हैं, मेक श्योर वो आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए रेदर देन इन पैराग्राफ। पॉइंट्स में होंगे, क्लियर आंसर होंगे, एग्जामिनर को बड़े आसानी से दिखाई देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और साथ में जैसे जैसे आंसर्स लिखते जाते हो ना, जो कीवर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर दो सेम पेन से, कोई आपको रंग बिरंगी पेंसिल्स यूज नहीं करनी है, ओके। और पेंसिल से अंडरलाइन करोगे ऐसा भी नहीं करना है, लिखते जा रहे हो साथ ही साथ उसी पेन से अंडरलाइन कर लो, ताकि वो कीवर्ड एग्जामिनर को दिख जाए और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हो गया हमारा साइंस का सब्जेक्ट। इसके बाद है हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट। No, now after science it is maths. Maths is again very difficult subject. इसकी आपको रोज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, वो एज इट इज आ जाते हैं। एटलीस्ट हर एक्सरसाइज आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, हर एक न्यूमेरिकल। सो आई विल सजेस्ट विद एनसीईआरटी बुक यू कैन डू आर.डी. शर्मा बुक। ठीक है, चलो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज एसएसटी। एसएसटी में आप 1 लाइनर के नोट्स बनाइए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक इज सफिशिएंट, बट उसको अंडरलाइन कर लो, और जो अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो वो 1 लाइनर्स में हो, पॉइंटर्स हो, ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। यू कैन यूज 3 काइंड ऑफ पेन्स टू हाईलाइट। आप येलो पेन करिए इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करने के लिए, ब्लू पेन करिए डेट्स को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सेम गोज विद द साइंस। नाउ फॉर हिस्ट्री आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए और टाइम लाइन के चार्ट बनाइए हिस्ट्री की डेट्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, देन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, और जो केस स्टडी है उस पे ध्यान दीजिए। एंड यस, एसएसटी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, किसकी पिक्चर है, डेट्स वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल फॉर एसएसटी, बड़े आराम से हो जाता है। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ोगे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। After this comes our next subject, that is English. English की मेन आपको ग्रामर पे फोकस करना है। Alternate days में आप एक लेटर राइटिंग एंड ओमिशन, एडिटिंग, इस तरीके की ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। वन बुक आई विल सजेस्ट यू, दैट इज बीबीसी कॉम्पैक्टा। इट इज वेरी वेरी गुड बुक। अदरवाइज आप कोई भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश की। For English and Hindi, you have to focus on your writing skills and the grammar. Okay? हिंदी में भी वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। कई बार ऐसे मीनिंग्स आ जाते हैं जिनका हमें खुद को कोई अर्थ ही नहीं समझ आ रहा होता, इतना डिफिकल्ट वर्ड होता है। तो फोकस, अंडरलाइन करो, जैसे ही तुम कोई स्टोरी पढ़ते हो उसको अंडरलाइन कर लो। कविताओं के अर्थ आपको पता होने चाहिए, कवि के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके भावार्थ आपको पता होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, तो हिंदी की लिख लिख के प्रैक्टिस करना। वोकैबुलरी मैटर्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो अच्छी वोकैबुलरी बिल्डअप करो इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। बहुत अच्छे और बहुत ही इजीली मार्क्स आ जाएंगे इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में। तो हो गया हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो बिलीव मी, no one can stop you from scoring 500 out of 500. Now comes the revision strategy. First round आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि दिसंबर तक आपका फुल सिलेबस रिवीजन के साथ खत्म हो जाना चाहिए। रिवीजन एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स करना है हर सब्जेक्ट का। अगर आपने दिसंबर तक हर किताब का हर क्वेश्चन, हर चैप्टर 3 टाइम्स पढ़ लिया बच्चों, तो आपके सारे कंसेप्ट बहुत ही पक्के हो जाएंगे। नाउ आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है, स्मार्टली रिवीजन करना है। इट मीन्स कि आपको एटलीस्ट फाइनल पेपर से पहले 10 सैंपल पेपर सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या मैम सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है? सो आई विल इंसिस्ट
कि सैंपल पेपर जरूर जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सैंपल पेपर से बच्चों आप लोगों को पहली बात तो पेपर का पैटर्न पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। दूसरी चीज आपके हाथों को ट्रेनिंग होती है कि आपको कंटिन्यूसली बेटा 3 घंटे बैठ के लिखना है। तो अभी आप जब पेपर देते होगे स्कूल में तो आप लोगों ने नोट करा होगा कि कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आपने या तो सोचने सोचने में ज्यादा टाइम लगा दिया, तो आपके कुछ क्वेश्चंस आप और अच्छे से आंसर लिख सकते थे, बट क्योंकि आपने ज्यादा थिंकिंग में टाइम लिया तो वो थोड़े आप छोटे लिखा तो आंसर्स में आपको मार्क्स पूरे नहीं मिले, या फिर आपके हाथ इतने दर्द हो गए कि आपने लास्ट के आंसर्स थोड़े छोटे लिख दिए, है ना, होता है ना ऐसा। तो किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे बताना, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड कंटिन्यूसली 3 घंटे बैठ के जब तुम लिख लोगे ना 10 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। उससे आपको ना पेपर का पैटर्न पता चलता है, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर ज्यादातर उन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आइडिया हो जाता है। तो वो करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना तो मस्ट है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के सारी बैक एक्सरसाइज, इसको लगा लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं। आप खुद देखोगे कि कई क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर से पता चलता है, ठीक है। नाउ आफ्टर द माइंडसेट तो हमने कर लिया कि हमें 500 स्कोर करना है और कैसे स्कोर करना है हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है। आती है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं तुम बीमार पड़ गए तो बेकार में 8-10 दिन बेकार हो जाएंगे, तो बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है। उसके लिए आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दो। और आपको क्या करना है, रोज एटलीस्ट 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट खाओ। फ्रूट से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप बीमार नहीं होंगे। विद दैट आपको मेनली विटामिन सी इनरिच फ्रूट्स जरूर खाने हैं, जो भी थोड़े खट्टे होते हैं ना, जैसे ऑरेंजेस हो गए। तो अब विंटर का सीजन आ रहा है, ऑरेंजेस बड़े आराम से मिलेंगे, ऑरेंजेस जरूर खाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विटामिन सी अपनी बॉडी में पूरा करना है। एंड विटामिन डी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लेजीनेस फील होती है, बार बार तुम्हें नींद आती रहती है, तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ना, तो हमें बहुत लेजी लेजी सा लगता रहता है, एनर्जेटिक फील नहीं होता। तो विटामिन डी तो फ्री मिलती है हमें सनलाइट से, बट क्योंकि आजकल के बच्चों का रूटीन कुछ ऐसा है, लेट सो के उठते हैं, रात भर पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब दिन को रात बना लिया, रात को दिन बना लिया, तो सुबह की सन की जो गुड रेज है वो कैसे मिलेंगी, वो नहीं मिल पाती, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदल लो। हो सके तो सुबह 7 बजे उठो। 7 से सुबह मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक तक की जो सन रेज होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो लेकिन अगर आपको ज्यादा ही वीकनेस लगती है तो आई विल एडवाइज यू प्लीज सी अ डॉक्टर। हो सकता है तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना, कोई मेडिसिन लेनी हो तो वो आपको कोई विटामिन डी की अच्छी सी मेडिसिन बताएंगे जिससे आपको एनर्जेटिक फील होगा। बट सबसे अच्छा है जब नेचर फ्री सनलाइट दे रहा है, फ्री की विटामिन डी दे रहा है, तो उसी को ले लो, ठीक है। नाउ द फाइनल थिंग इज द एग्जाम टिप। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर सामने आता है, यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स। एक बार पढ़ के फटाफट आंसर लिखने मत लग जाओ, क्योंकि मैंने खुद ने, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ ना बच्चों की, मैं क्या देखती हूँ कि बच्चों को आंसर्स कई बार पता होते हैं, बट क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में या ओवर कॉन्फिडेंस में कई बच्चे उस क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करते या उसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आंसर जो लिखना होता है इसकी जगह कुछ और ही लिखाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं ओ मैम ये आंसर तो पता था पर इसकी जगह हमने वो लिख दिया, ओहो हो, ठीक है। तो अब क्या पछतावत हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा मत करना। एटलीस्ट 2 टाइम एक क्वेश्चन को रीड जरूर करना और फिर उसका सोच समझ के अच्छे तरीके से आंसर लिखो, ठीक है। और कीवर्ड को हाईलाइट जरूर करना, पॉइंट्स में आंसर लिखो अगर साइंस है या एसएसटी है, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर्स मिलेंगे। चलिए अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेटा कोई भी आंसर छोड़ के तो बिल्कुल मत आना। नेवर लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि तुमने सारे साल इतनी मेहनत करी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता बिल्कुल ही
तुम ब्लैंक हो जाओ क्वेश्चन को देख के, ऐसा नहीं हो सकता। सो बिलीव इन योरसेल्फ, तुम्हें पता है उसका आंसर, ठीक है। हो सकता है तुम्हें उस समय माइंड में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड अगर कोई तुम्हें फिगर आती है तो वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। या फिर उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई कीवर्ड्स भी पता है ना, तो फ्रेम करने की कोशिश करो, पॉइंट्स में लिखा हुआ आंसर। थोड़ा भी लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे ना। और या फिर हो सकता है उससे रिलेटेड आपको फ्लो चार्ट आता हो, ठीक है, तो फ्लो चार्ट बना दो। तो जो भी उससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है, उसको लिख के जरूर आना, क्योंकि जब तुम लिखोगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा ना। अगर तुम ब्लैंक ही छोड़ाओगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। देन मेक श्योर नेवर लीव एनी क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा मेन रूल होना चाहिए। नाउ द गोल्डन फॉर्मूला इज रिवाइज, रिकॉल, रीअटेम्प्ट एंड रिपीट। जितनी बार भी हो सके चैप्टर्स को रिवाइज करो, रिकॉल करो, रीअटेम्प्ट करो, बार बार क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, ठीक है। यही तो अब टाइम है मेन अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस डाल देने का। मेक श्योर बिफोर एग्जाम्स आपको 3 बार हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिविजन करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 100% एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, एक एक लाइन आनी चाहिए, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करा होना चाहिए, सारी बैक की एक्सरसाइज करी होनी चाहिए। No one can stop you from scoring 500 out of 500. These are my words to you. आप खुद देखना, आप खुद मुझे आके बोलोगे कि मैम जो आपने टिप्स दिए वो बहुत ही कमाल के टिप्स थे। और बिलीव मी, जो बच्चे इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे वो 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। सो आई बिलीव इन यू, you should also believe in yourself. So that's the secret of all the toppers who score 500 out of 500. So all the best to all of you. Keep shining, keep motivated. मिलते हैं एक और वीडियो में। Till then keep learning. और हाँ, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए या तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे वीडियो में, तो ज्वाइन कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए मोटिवेशन के साथ। Till then keep learning. Bye.